दिसंबर 20, 1968 कैलिफोर्निया का बेनिशिया एक क्वाइट कंट्रीसाइड रोड। एक टीनेज कपल अपनी कार में बैठकर फ्यूचर के सपने देख रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद उनकी जिंदगी एक मिस्ट्री बन गई। दो बॉडीज मिलती हैं, एक कार के बाहर, एक अंदर। कोई लूट नहीं, कोई विटनेस नहीं, सिर्फ साइलेंस और गोली के छोटे छोटे होल्स। पुलिस कंफ्यूज थी, लेकिन कुछ महीने बाद एक अननोन आदमी खुद लिखता है न्यूज़पेपर को, आई एम द किलर ऑफ द टू टीनेजर्स लास्ट क्रिसमस। और नीचे लिखा था, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। उस दिन अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट मॉन्स्टर का नाम सुना, द ज़ोडिएक किलर। उसका नाम कोई नहीं जानता, उसका चेहरा कभी देखा नहीं गया। 1968 से 1969 के बीच उसने अपनी प्रेजेंस का एक ऐसा ट्रेल छोड़ा जो आज तक FBI के रिकॉर्ड्स में ओपन है। दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग, ये लाइन उसका सिग्नेचर बन गई और उसका सिंबल, एक सिंपल सर्कल के बीच में क्रॉस, बे एरिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री साइन बन गया। उसने क्लेम किया था 37 विक्टिम्स, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ 5 कंफर्म्ड किल्स थी और 2 सर्वाइवर्स जिनसे यह पता चला कि किलर काम, कैलकुलेटेड और फियरलेस था। उसका हंटिंग ग्राउंड था कैलिफोर्नियाज बे एरिया, वेलेहो, नापा वैली और सैन फ्रांसिस्को के आसपास के क्वाइट रोड्स। वो कपल्स को टारगेट करता और फिर लेटर्स भेजकर अपनी क्राइम का अनाउंसमेंट खुद करता था। अब शुरू करते हैं उस रात से जब ज़ोडिएक ने अपने खतरनाक गेम का पहला मूव खेला। एक ठंडी सर्दी की रात थी। बेनिशिया के लेक हर्मन रोड पर हर तरफ खामोशी थी। 2 स्कूल स्टूडेंट्स डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन अपनी फर्स्ट डेट पर निकले थे। रात के 11 बजे के आसपास उनकी कार एक डेजर्टेड स्पॉट पर खड़ी मिली। एक पासिंग मोटरिस्ट ने नोटिस किया, कार के डोर्स खुले हुए थे और दोनों ग्राउंड पर अनकॉन्शियस पड़े थे। पुलिस ने सीन पर पहुंचकर देखा, कार के विंडोज और बॉडी पर मल्टीपल बुलेट मार्क्स थे, जिससे क्लियरली पता चला कि किलर ने क्लोज रेंज से फायर किया था। नियर बाय उन्हें .22 कैलिबर पिस्टल के एम्प्टी शेल्स मिले। कोई विटनेस नहीं, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई मोटिव नहीं, बस एक ब्रूटल मिस्ट्री। और ये था ज़ोडिएक किलर का पहला नोन स्ट्राइक। एग्जैक्टली 6 महीने बाद जुलाई 4, 1969 की रात वलेहो कैलिफोर्निया के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क के पास एक कार में 2 लोग बैठे थे, डार्लिन फेरिन, एक 22 ईयर ओल्ड वेट्रेस, और माइकल मैजियो, उसका फ्रेंड। रात के 12 बजे के आसपास एक लाइट कलर्ड कार उनका पीछा करती है, उनके बगल में रुकती है, फिर बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। लेकिन कुछ मिनट्स बाद वही कार वापस आती है। एक आदमी उतरता है, हाथ में फ्लैशलाइट होती है। माइकल सोचता है शायद पुलिस होगी, लेकिन अगले ही सेकंड वो फ्लैशलाइट गन पर फोकस होती है और कंटिन्यूअस गन फायर शुरू हो जाता है। टोटल 9 राउंड्स फायर हुए। वेपन था 9 mm लूगा पिस्टल। डार्लिन को मल्टीपल बुलेट्स लगे, वो स्पॉट पे ही मर गई। माइकल सीरियस वुंड्स के बावजूद मिराक्युलसली बच गया। सिर्फ 40 मिनट्स बाद वलेहो पुलिस डिपार्टमेंट को एक अनोनिमस फोन कॉल आई। वॉइस काम थी, बिना पैनिक के। I want to report a double murder. If you go 1 mile east on Columbus Parkway, you'll find kids in a brown car. They were shot with a 9 mm Luger. I also killed those kids last year. कॉल वलेहो के एक पब्लिक पेफोन बूथ से ट्रेस हुई, जो क्राइम सीन से सिर्फ a few blocks दूर था। कॉलर ने वेपन और लोकेशन दोनों एग्जैक्टली सही बताए, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आया ये कोई रैंडम किलर नहीं, ये एक कोल्ड ब्लडेड मास्टरमाइंड है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग थियरी सामने आती है, फेरिन ज़ोडिएक रिलेशनशिप थियरी। कई लोगों का मानना है कि डार्लिन फेरिन अपने किलर को पहले से जानती थी। रॉबर्ट ग्रे स्मिथ ने अपनी 1986 की बुक ज़ोडिएक में लिखा था कि डार्लिन और ज़ोडिएक के बीच कोई कनेक्शन था। ये बात उसने फेरिन के फ्रेंड्स के इंटरव्यू से निकाली, लेकिन कभी कोई प्रूफ नहीं मिला। माइकल मजाओ, जो उस रात डार्लिन के साथ था,
एक बार कहता है, मैं उस आदमी को नहीं जानता, और फिर कह देता है, उसका नाम रिचर्ड था। और कोइंसिडेंस ये, डार्लिंग के एक बॉयफ्रेंड का नाम भी रिचर्ड था। बाद में एक फोटो भी मिली जिसमें डार्लिन एक अननोन आदमी के साथ थी जो ज़ोडिएक के स्केच से मिलता जुलता था। तो सवाल ये उठता है कि डार्लिंग सच में अपने किलर को जानती थी या ये सब सिर्फ एक ईरी कोइंसिडेंस था। रॉक स्प्रिंग्स के मर्डर के सिर्फ कुछ दिन बाद 31 जुलाई 1969 3 अलग-अलग कैलिफोर्निया न्यूज़पेपर्स को एक अनोनिमस किलर के लेटर्स मिले। द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और द वलेहो टाइम्स हेरल्ड। हर लेटर में आइडेंटिकल मैसेज लिखा था और साथ में एक 408 सिंबल साइफर, यानी कि एक एन्क्रिप्टेड मैसेज जिसे लिखने वाले ने चैलेंज के तौर पर भेजा था। उसने डिमांड किया था, पब्लिश दीज साइफर्स ऑन द फ्रंट पेज और आई विल गो ऑन अ किलिंग रैम्पेज दिस वीकेंड। हर लेटर में एक ही बात लिखी थी, इन दिस साइफर इज माई आइडेंटिटी। पुलिस और न्यूज़पेपर्स इनिशियली कंफ्यूज थे। किसी ने पहले ऐसे कोडेड मैसेज को रियल थ्रेट नहीं माना था, लेकिन जब डोनाल्ड और बेटी हार्डन, एक हाई स्कूल टीचर कपल ने सिर्फ 2 दिन में साइफर को डीकोड कर दिया, तो मैसेज ने सबको हिला के रख दिया। साइफर के वर्ड्स चिलिंगली क्लियर थे। I like killing people because it's so much fun. It is more fun than killing wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all. लेकिन आयरनी ये थी, साइफर में जहां लिखा था in this cipher is my identity, वहां कोई नाम नहीं था। उसने सब कुछ रिवील किया, बस अपना नाम छुपाया। और फिर अगस्त 7, 1969 एक और लेटर सैन फ्रांसिस्को के एग्जामिनर को मिला, जहां उसने लिखा, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। उस एक लाइन के साथ उसने दुनिया के सामने अपना नाम दिया, द ज़ोडिएक। सितंबर 1969 एक पीसफुल पिकनिक डे था। लेक बेरियसा, नापा काउंटी के क्वाइट एरिया में कॉलेज स्टूडेंट्स ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड अपनी छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे थे। शाम के 6:30 बजे के आसपास ब्रायन ने देखा एक आदमी हिल साइड से उनकी तरफ आता हुआ। ब्लैक क्लोथ्स, ब्लैक एग्जीक्यूशन स्टाइल हुड और चेस्ट पर एक व्हाइट क्रॉस सर्कल सिंबल, वही सिंबल जो बाद में ज़ोडिएक का सिग्नेचर बना। वो आदमी कामली बोलता है, आई जस्ट एस्केप्ड फ्रॉम अ प्रिजन, आई नीड योर कार एंड मनी टू गेट टू मैक्सिको। ब्रायन और सेसिलिया ने रेजिस्ट नहीं किया। उस आदमी ने उन्हें प्री कट नायलॉन रोप से बांधा और फिर बिना वार्निंग के लार्ज नाइफ से मल्टीपल टाइम्स स्टैब कर दिया। ब्रायन को 6 बार और सेसिलिया को 10 बार नाइफ से मारा गया। किलर ने फिर उनकी कार के डोर पर लिखा, वैले 20-20-68, 7/4-1969, सितंबर 27, 1969, बाय नाइफ। हर डेट उसके पुराने मर्डर्स को रिप्रेजेंट करती थी। सिर्फ 1 घंटा बाद नापा काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल आई। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ मर्डर, नो अ डबल मर्डर। दे आर 2 miles नॉर्थ ऑफ पार्क हेडक्वार्टर्स। दे वर किल्ड विद अ नाइफ। कॉल ट्रेस हुई मेन स्ट्रीट नापा के एक पेफोन बूथ तक, जो सिर्फ कुछ ब्लॉक्स दूर था पुलिस स्टेशन से। ब्रायन हार्टनेल बच गया और उसने किलर का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। 5 फुट 8 to 6 feet हाइट, हेवी बिल्ड, ब्लैक हुड विद सनग्लासेस अंडरनीथ। सेसिलिया को सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन 2 दिन बाद उसने अपनी जिंदगी हार दी। यह अटैक ज़ोडिएक का सबसे बोल्ड और रिस्की मूव था। डे लाइट में, फेस कवर्ड, सिंबल डिस्प्लेड और कॉल खुद किया। इस दिन से इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आया, यह किलर सिर्फ प्लान नहीं बनाता, वो हर मर्डर को सिग्नेचर स्टाइल में परफॉर्म करता है। 11 अक्टूबर 1969, सैन फ्रांसिस्को, 9:55 PM। एक यूजुअल सैटरडे नाइट थी। टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन, एक 29-year-old कैबी, प्रेसिडियो हाइट्स एरिया में एक पैसेंजर को ड्रॉप करने जा रहा था। डेस्टिनेशन था वॉशिंगटन एंड चेरी स्ट्रीट।
टैक्सी मीटर बंद हुआ और सेकंड्स में एक सिंगल गन शॉट की आवाज आई। पॉल स्टाइन को पॉइंट ब्लैंक हेडशॉट मारा गया था, 0.9 mm लूगर पिस्टल से, वही वेपन जो ब्लू रॉक स्प्रिंग्स वाले अटैक में यूज हुआ था। किलर ने कैजुअली पॉल का वॉलेट और कीज लिए और फिर बड़ी हैंकरचीफ से टैक्सी के इंटीरियर को क्लीन करने लगा। डोर हैंडल्स, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग सब वाइप किया। फिर कामली पॉल के शर्ट का एक पीस काटकर अपनी पॉकेट में डाल लिया और स्ट्रीट के कॉर्नर से आराम से चल दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ उन्होंने लाइव देखा। 3 टीनेजर्स ने अपनी विंडो से ये पूरा सीन विटनेस किया। उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया और एक वाइट मेल 25 to 30 इयर्स, बैरल चेस्टेड, क्रू कट हेयर स्टाइल, ग्लासेस का डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन गलती ये हुई, डिस्पैच ने रेडियो में रॉन्ग इन्फो दिया। सस्पेक्ट इज अ ब्लैक मेल अडल्ट। इसी कंफ्यूजन की वजह से ऑफिसर डॉन फोक और एरिक जेल्म्स ने एक मैन को नियर बाय रोड पे वॉक करते हुए देखा, पर उसे इग्नोर कर दिया। लेटर बिलीव किया गया वो आदमी ज़ोडिएक खुद था। कुछ दिन बाद सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक न्यू लेटर मिला। एनवेलप के अंदर था पॉल स्टाइन के शर्ट का ब्लड स्टेन पीस और एक टेरिफाइंग थ्रेट। आई विल शूट आउट द टायर्स ऑफ अ स्कूल बस एंड पिक ऑफ द किड्स एज दे कम बाउंसिंग आउट। ये एक डायरेक्ट टॉन्ट था अथॉरिटीज के लिए। पुलिस ने इमीडिएटली स्कूल रूट्स पर डजन्स ऑफ पेट्रोल कार्स तैनात की और एंटायर बे एरिया में पैनिक फैल गया। नवंबर 8, 1969 एक और साइफर Z340। इस बार 340 कैरेक्टर्स का कोड जो 51 साल तक अनसॉल्व्ड रहा, 2020 में फाइनली डिकोड हुआ। मैसेज में कोई आइडेंटिटी नहीं, बस टॉन्ट्स और एरोगेंस थी। उसने माउंट डायब्लो मैप भेजा, बॉम्ब डायग्राम और रेडियन क्लूज दिए, पर कोई बॉम्ब कभी नहीं मिला। पुलिस ने एक नाम पे फोकस किया, आर्थर ली एलन। उसके पास ज़ोडिएक ब्रांड वॉच थी, सेम टाइपराइटर और कुछ ऑड कमेंट्स। पर जब डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मैच किए गए, सब नेगेटिव आए। एलन 1992 में मर गया और केस कोल्ड हो गया। किसी ने कन्फेशन नहीं दिया, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। ज़ोडिएक किलर, एक ऐसा नाम जो पिछले 50 सालों से सिर्फ एक ही सवाल छोड़कर गया। वो था कौन? लेटर्स आए, साइफर्स आए, थ्रेड्स आए, पर उसकी आइडेंटिटी हमेशा शैडो में ही रही। हर सस्पेक्ट फेल हुआ, हर क्लू हाफ ट्रुथ निकला, जैसे किलर ने खुद प्लान करके अपनी कहानी को एक अनसॉल्व्ड पजल बना दिया हो। शायद यही उसका फाइनल मोटिव था, अपनी पहचान को हमेशा के लिए छुपा देना। और आज भी इतने साल बाद ज़ोडिएक का राज वहीं का वहीं है।